चैप्टर नंबर 20 फायर सर्विस संगठन। फायर सर्विस संगठन। अभी क्या है, जब नया फायर स्टेशन बनता है, नया फायर स्टेशन हमने जब बनाना है तो वहाँ पर फायर अफसर हो, तुम्हारी ड्यूटी लग गई, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करो या सरकारी नौकरी करो। जब भी फायर स्टेशन, नया फायर स्टेशन मतलब हमने बनाना है वहाँ पर, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, चाहे तुम्हारे से ऊपर भी कोई फायर अफसर आगे बैठा है वो देखेगा, लेकिन तुम्हारे को भी पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसकी एक छोटी समरी लिखी है मैंने, देखो ध्यान से देखो। फायर सर्विस भी पुलिस फौज की तरह अनुशासित यानी संस्था है। अनुशासित मतलब डिसिप्लिन वाली संस्था है ये। फायर सर्विस भी पुलिस फौज की तरह अनुशासित संगठन है, संस्था है। किसी भी शहर में, इंडस्ट्रीज में आग बुझाने के लिए, किसी भी शहर में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में फायर स्टेशन की आवश्यकता होती है। इनमें आग बुझाने के साधन होते हैं, लेकिन फायर स्टेशन बनाने से पहले शहर की इंडस्ट्रीज, बस्ती यानी कि जो कॉलोनियाँ होती हैं, बस्ती तथा उसका विस्तार मतलब कितनी एरिया में फैली हुई है हमारा शहर, पानी की सुविधा क्या है वहाँ पर, पानी हम कहाँ से लेंगे, ठीक है, तथा उसकी आय के बारे में सोचकर फायर स्टेशन बनाया जाता है। इसलिए फायर स्टेशन का निर्माण करने से पहले उपरोक्त बातों का ज्ञान होना जरूरी है। एक अच्छे फायर अफसर को फायर स्टेशन का निर्माण करने से पहले इन बातों का ध्यान होना जरूरी है, जो ऊपर मैंने पढ़ाई है। अभी क्वेश्चन अगले उठता है, फायर स्टेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब हम फायर स्टेशन बनाएंगे तो नंबर 1, वहाँ की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन कितनी है, इस शहर में कितनी पॉपुलेशन है, हमारे जो अंडर में कितनी आएगी पॉपुलेशन, एरिया कितना है, कितने क्षेत्रफल है उसका एरिया। नंबर 3 है इमारतों की ऊंचाई, यहाँ पर हमारे शहर में जो इमारत बनी हुई हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, कितने मंजिल तक बनी हुई हैं, 10 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल, ठीक है। नंबर 4 संदेश व्यवहार की सुविधा, संदेश टेलीफोनिक जो सुविधा क्या क्या रहेंगी हमारे पास, ठीक है। नंबर 5 है पानी की सुविधा, पानी हम कहाँ से लेंगे, कौन सी नहर हमारे नज़दीक पड़ती है या हमने और कहीं से पानी का साधन कहाँ से होगा हमारा, इस पानी का सोर्स कहाँ से होगा जो हम अपनी गाड़ियों को हमेशा भरकर रखें, या फायर स्टेशन में एक रिजर्वायर बना सकें, वहाँ पर जो है पानी की सुविधा हम कहाँ से लेंगे, पानी कहाँ से आएगा। और नंबर 6 फायर फाइटिंग के साधन यानी कि आग बुझाने के, फायर से लड़ने के लिए उसके साधन हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। नंबर 7 खतरा किस प्रकार का है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, क्या बनता है उनमें, हाई राइज बिल्डिंग जो बनी हुई उनमें क्या क्या काम होता है, वहाँ किस टाइप की आग लग सकती है, इंडस्ट्रीज में क्या केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, और वो खतरा क्या है, किस प्रकार का है और कितना है, यहाँ पर कितनी कैपेसिटी में गैस इस्तेमाल की जा रही है। तो एक अच्छे फायरमैन को इन बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। फायर स्टेशन कितनी जनसंख्या तथा किस आधार पर बनाए जाते हैं, तो उसके लिए है ये देखो, अगर शहर की जनसंख्या 50,000 के आसपास है यानी कि 50,000 है तो एक पंपिंग वाला फायर स्टेशन वहाँ पर होगा। नंबर 2, अगर शहर की जनसंख्या 1 लाख है तो 2 पंपिंग वाला फायर स्टेशन वहाँ पर होगा। अगर शहर की जनसंख्या 1.5 लाख है तो 3 पंपिंग वाला फायर स्टेशन होगा। अगर शहर की जनसंख्या 2 लाख है तो वहाँ पर 4 पंपिंग वाला फायर स्टेशन होगा, ठीक है। उपरोक्त नगरों में, ध्यान से देखो, उपरोक्त नगरों में फायर कर्मचारियों की व्यवस्था, फायर के कर्मचारियों की व्यवस्था करने तथा उनका परिचालन करने के लिए एक प्रांतीय अग्निशमन सेवा बनाए रखी जानी चाहिए। एक प्रांतीय अग्निशमन सेवा बनाए रखी जानी चाहिए तथा इसका संक्षिप्त नाम संयुक्त प्रांत अग्निशमन सेवा अधिनियम 1144 कहलाएगा। अधिनियम क्या कहलाएगा, ये 1144 कहलाएगा। जिनमें यह नियम लागू हो, जिनमें 1144 अधिनियम लागू हो, आग बुझाने वाले समस्त यानी कि सभी कर्मचारी इस अधिनियम के लिए एक दल समझे जाएंगे, एक दल समझे जाएंगे, वो दल, ठीक है, डिसिप्लिन फोर्स समझी जाएगी वो, जिसका अभिनाम संयुक्त प्रांत अग्निशमन सेवा होगा। संयुक्त प्रांत अग्निशमन सेवा होगा तथा उसमें प्रशासनिक
प्रशासनिक मतलब प्रशासन के लिए क्रम में निम्न पद होंगे, उसमें निम्न पद बनाए जाएंगे। जैसे नंबर 1 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हरियाणा का कहाँ बैठता है? चंडीगढ़ में। मुख्य समन अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी। नंबर 2 होता है अग्निशमन केंद्राधिकारी, अग्निशमन केंद्राधिकारी। जैसे हर एक शहर में बैठे हैं, जैसे रोहतक में बैठा है, झज्जर में बैठा है या सोनीपत में बैठे हैं, तो उसको बोलेंगे केंद्र का अधिकारी है वो। क्या है? केंद्राधिकारी। नंबर 3 है द्वितीय अग्निशमन केंद्राधिकारी, द्वितीय सेकंड मतलब डिप्टी, ठीक है, द्वितीय अग्निशमन केंद्राधिकारी। और नंबर 4 पे है प्रधान फायरमैन, प्रधान फायरमैन जो सीनियर होता है, जिसके अंडर में तुम नौकरी करोगे जाके, पहले एकदम से सीनियर थोड़ी बनाएंगे तुम्हारे को, जो अफसर आ गए वो तो सीनियर है ही, लेकिन तुम जैसे फायरमैन में भर्ती हो जाते हैं तो उससे ऊपर है सीनियर होता है, जिसको पुलिस में तुम हौलदार बोलते हो। क्या बोलते हो? हौलदार। सिपाही को क्या बोलते हैं? कांस्टेबल, सिपाही। तो केंद्र नंबर 4 है प्रधान फायरमैन। नंबर 4 पे कौन होगा? प्रधान फायरमैन। नंबर 5 पे आ जाता है भाई नीचे फायरमैन और तथा ड्राइवर। ये जो है एक जो है प्रशासन चलाने के लिए एक रैंक के हिसाब से एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसी हिसाब से प्रशासन, फिर वो प्रशासनिक का मतलब हो गया ये, इस प्रशासन के हिसाब से वो चलाएगा उसको, ठीक है। अपनी ड्यूटी से अलग काम कैसे कर सकता है? अपनी ड्यूटी से अलग काम कैसे कर सकता है? जैसे तुम्हारी ड्यूटी क्या है? फायरमैन की है, और तुम बोल दे जी मैं तो कंप्यूटर चलाऊंगा, या मैं तो जो है अपना ड्राइविंग करूंगा, मैं ड्राइविंग करूंगा, मेरे पास हैवी लाइसेंस है। जब को आपको ड्राइवर में भर्ती नहीं कर रखा है, आपको फायर अफसर में भर्ती कर रखा है या फायरमैन में भर्ती कर रखा है, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, भले ही आपके पास हैवी लाइसेंस हो। तो उसमें कैसे कर सकता है वो कंप्यूटर पे काम, ऑफिस में काम, कि मैं तो फायरमैन नहीं रहूँगा, गाड़ियों में आग बुझाने नहीं जाऊँगा, मैं तो ऑफिस में बैठूँगा, वो नहीं कर सकता है। जिस रैंक में जैसे भर्ती हुआ है उसी हिसाब से कैसे कर सकता है? अपनी ड्यूटी से अलग काम कैसे कर सकता है? ऐसे नहीं है कि देवाराम साहब है वो सारे काम ऐसे ही करता रहे, जो मुजबानी बोल दिया चलो भाई, वैसे नहीं करना है। ये देवाराम करता है ऐसे। अभी क्या करता है? अग्निशमन सेवा का कोई भी सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से अलग, अपने कर्तव्यों से अलग यानी कि भिन्न किसी भी प्रकार के पद पर तब तक नहीं लगेगा जब तक अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन जो अधिकारी है, ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो। जब तक हमारा अग्निशमन अधिकारी वहाँ पर है, वहाँ पर अनुमति नहीं देगा कि आप जो है कंप्यूटर पे काम करो, या आप जो है हमारे पास ड्राइवर की शॉर्टेज है, आप गाड़ी चलाओ, आपके पास हैवी लाइसेंस है, वो परमिशन देगा तब आप कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? जिसके अंडर में आप रहोगे वो परमिशन देगा तब आप उस काम को कर सकते हैं। क्यों? आप भर्ती फायरमैन में हुए हैं, आपका काम है फायर फाइटिंग करना, आग बुझाना। आप बोले मैं तो कंप्यूटर पे ड्यूटी करूँगा, नहीं कर सकते। जब तक हमारा अग्निशमन केंद्र अधिकारी इजाज़त नहीं देगा, जब तक आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछता है फायर स्टेशन में मुख्य क्या क्या रजिस्टर होने चाहिए? नया फायर स्टेशन तुम बनाते हो, क्या क्या रजिस्टर वहाँ पर होने चाहिए? अक्यूरेंस बुक होता है, इसको जो है जीडी भी बोल देते हैं, जर्नल डायरी, शॉर्ट में जीडी, जर्नल डायरी, ठीक है। इसको हिंदी होती है इसकी अक्यूरेंस बुक। जैसे थाने में जाते हो ना, एक हौलदार रहता है ना रिपोर्ट लिखने के लिए, वही किताब होती है हमारी फायर स्टेशन में भी। थाने में देखी है ना, हौलदार जो लिखता है रिपोर्ट, बोला भाई मैं आ गया मेरी रिपोर्ट लिख दे, ठीक है। समझ में आ गई बात कि ये जो है देवाराम साहब जो है बहुत जो है एक्टिंग कर रहा है, इसने मेरे को थप्पड़ मारे हैं, पिटाई की है, ठीक है। फिर उसकी सपोर्ट करने के आ जाएगा दयाराम साहब, आ जाएगा फिर, ठीक है। तो भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है? फायर स्टेशन में मुख्य क्या क्या रजिस्टर होने चाहिए? इसको बोलते हैं क्लियरेंस बुक। अग्निशमन केंद्र पर सभी कागजातों में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। ये अग्निशमन केंद्र पर पूरे फायर में जितने भी कागज हैं, सबसे महत्वपूर्ण कागजात है, रिकॉर्ड है। इस रजिस्टर में गाड़ियों के संबंध में, आग के संबंध में पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है। इससे अग्निशमन केंद्र की दिनचर्या का विवरण भी लिखा जाता है। इसमें अग्निशमन केंद्र की दिनचर्या का विवरण भी लिखा जाता है। हर एक घटना क्रमवार लिखा जाता, हर एक घटना जो है क्रमवार लिखेंगे हम उसको। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने फायर ड्रिल करवाया, मैंने क्लास लिया है, अब इस टाइम फायर कॉल होगी, फिर हम वहाँ गए, वहाँ से वापस आए, तो क्रमवार लिखा जाता है। यह विधि कागजात के रूप में सिद्ध होता है। सभी माननीय न्यायालयों के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। उस जितने हमारी न्यायालय हैं, माननीय न्यायालय हैं, जो कोर्ट है हमारी, उनमें इसको स्वीकार किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 एक होता है हमारे पास ड्यूटी रजिस्टर। भाई इस रजिस्टर में कर्मचारियों की ड्यूटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। किस चीज़ का? ड्यूटी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आज आपकी ड्यूटी जो है
कौन सी रहेगी, कल कौन सी रहेगी, परसों कौन सी रहेगी। उनका ड्यूटी का रजिस्टर लगा देते हैं, अपनी ड्यूटी देखो, अपने चले जाओ अपने घर। अगले दिन फिर उसी ड्यूटी में आ जाओ जो आपके रजिस्टर में दिखा रखी है। पहले पता लग जाता है कि कल आपको इस टाइम आना है। रजिस्टर में कर्मचारी के ड्यूटी का रिकॉर्ड रखा जाता है, अक्रेंस बुक तथा ड्यूटी बुक। जो ऊपर ये पढ़ाई ना मैंने अक्रेंस, जीडी जर्नल डायरी, उसको हिंदी में बोलते हैं अक्रेंस बुक। और ये ड्यूटी रजिस्टर, ये क्या है, ड्यूटी बुक। कर्तव्य अधिकारी द्वारा, कर्तव्य अधिकारी जो उस टाइम वहाँ का इंचार्ज है, या एक FACA बोलते हैं उसको, FACA, या ये मैं तुम्हारे को जो है करवाऊँगा याद, इसको बोलते हैं फर्स्ट अलार्म कॉल अटेंडर, जिसने सबसे पहले कॉल सूचना प्राप्त की है, उसको शॉर्ट में FACA बोलते हैं। ऑपरेटर याद रख लो, या ऑपरेटर बोल सकते हैं। इसमें ऊपरी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश भी लिखे जाते हैं। किसमें, ड्यूटी रजिस्टर में ऊपरी अधिकारी द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो भी लिखे जाते हैं, तथा इसका इंस्पेक्शन व हस्ताक्षर प्रतिदिन के अंत में अग्निशमन केंद्र प्रभारी, अग्निशमन का जो केंद्र का प्रभारी है, जो इंचार्ज है वहाँ का, उसके हस्ताक्षर होंगे, अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। नोट, जब ड्यूटी पर जाते हो, मान लें 7 लड़के ड्यूटी पर चढ़ रहे हैं, उसमें से एक बीमार हो गया, रात को वो नहीं आया है, बीमारी अवकाश यानी कि मेडिकल में चला गया है, बीमार हो गया है, या कोई अवकाश ले लिया है, या कोई ड्यूटी पे आना था वो आया नहीं, एब्सेंट, अनुपस्थित इत्यादि की सूचना उच्च अधिकारी को कर देनी चाहिए। तुरंत बता दो जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जैसे एब्सेंट के बदले दूसरे फायरमैन का बुला सकते हैं। एब्सेंट जो होगा लड़का, कोई सुबह जो है ड्यूटी पे आना था वो आया नहीं है, अब उसकी जगह हम दूसरा बुला सकते हैं। तो ऐसी जो है कोई बीमार हो गया, कोई एब्सेंट हो गया, तो उसकी रिपोर्ट अपने से उच्च अधिकारी को तुरंत कर दो। ठीक, इधर देख भाई, नंबर 3 एक होता है फायर स्टेशन में हौज रजिस्टर। क्या होता है, हौज रजिस्टर। इसमें हौज के विषय में विवरण लिखा जाता है, जैसे कब खरीदा गया है वो हौज, ठीक है, एक्सपायरी डेट उसकी कब है, कब खरीदा गया है, कितने टाइम हमने फायर फाइटिंग में इस्तेमाल किया है। जैसे कोई कहीं आग लगी थी, हमने उस 6 नंबर हौज को लगाया, तो ये 1 घंटा तक फायर फाइटिंग हमने इस हौज से किया है। तो ठीक है, इसमें हौज के विषय में विवरण लिखा जाता है, जैसे कब खरीदा गया तथा कितने टाइम फायर फाइटिंग में इस्तेमाल किया गया। नंबर 4 होती है एक लॉग बुक, उसको हम लॉग बुक बोलते हैं। ठीक है, अग्निशमन केंद्र पर सभी गाड़ियों के लिए होगी वो लॉग बुक बनाई जाती है। इसमें गाड़ी कहाँ से कहाँ तक गई, कहाँ से कहाँ जाती है, किस कारण से गई है, ठीक है, किस कर्मचारी ने इस्तेमाल किया, किस साहब के आदेश से वो गाड़ी गई, उसमें पूरा विवरण लिखा जाएगा, उसमें। ठीक है। अभी नंबर 5 होता है एक अवकाश रजिस्टर। जैसे छुट्टी मिलती है ना, साल में कितनी छुट्टी मिलेंगी, ऐसे उसको बोलते हैं अवकाश रजिस्टर, लीव रजिस्टर इंग्लिश में बोल देते हैं। अग्निशमन केंद्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का एक रजिस्टर पंजिका होता है, उसमें लिखना होता है कर्मचारी के पास कितनी छुट्टी हैं तथा कितनी बार छुट्टी वो गया है। ठीक है। नंबर 6 होता है एक अवहेलना करने वालों के लिए रजिस्टर। अवहेलना, जो आदेश का जो है डिसऑर्डर कर दे, ऑर्डर माने ही ना, अवहेलना। ठीक है। अग्निशमन केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन होना अति आवश्यक है। अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है, उसे सजा देना भी आवश्यक है, ताकि वह दोबारा गलती न करे। सजा उसके अपराध के अनुसार होनी चाहिए। लास्ट में लिख दिया, सजा उसके अपराध के अनुसार होनी चाहिए। उसने क्या काम किया है, उसको किस हिसाब से सजा, कौन सी सज़ा देनी चाहिए। सज़ा उसके अपराध के, क्या उसने क्राइम किया है, उसके अपराध के अनुसार उसको सज़ा देनी चाहिए। नंबर 7 एक होता है फायर रिपोर्ट। जब भी कोई फायर कॉल अटेंड करते हैं, फायर कॉल से आने के बाद हमने एस्टिमेट वैल्यू लिखना पड़ता है। उससे फॉर्म होता है, फायर रिपोर्ट उसमें भरनी पड़ती है, तो उसमें लिखना पड़ता है भाई कितने का नुकसान हुआ होगा, मतलब एक एस्टिमेट वैल्यू आइडिया लगाना पड़ता है। तो हर फायर कॉल के अटेंड करने के बाद फायर रिपोर्ट भरा जाता है। इसको निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1, छोटी कोई आग है, 10,000 रुपये तक का नुकसान अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम छोटी आग। क्या बोलते हैं, छोटी आग। और 10,000 से 50,000 रुपये तक का नुकसान हुआ है, उसको बोलते हैं मध्यम आग। क्या बोलते हैं, मध्यम आग। और 50,000 से अधिक नुकसान हुआ है, जिसमें कोई जान भी चली गई है, उसको बोलते हैं हम बड़ी आग या भयंकर आग।